नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आप सबके सब बहुत पवित्र आत्माएं हैं और आप लोग जो काम कर रहे हैं वह कितने सारे हजारों लाखों पेशेंट लोगों के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और भगवान आप लोग के साथ में है, धन्वंतरी भगवान का आशीर्वाद आप लोग के साथ में है। जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन्हें मालूम है कि हम लोग जो लोग रोज जो अनुक्त व्याधियों पे बात करते हैं, मतलब ये सारी चीजें जो अभी हम बात कर रहे हैं 7 बजे के लेक्चर में आजकल, वह पहले कोई ग्रंथों में नहीं बताया है, चरक संहिता सुश्रुत संहिता में, लेकिन उसी के पैरेलल बहुत सारी व्याधियां बताई हैं अपने आयुर्वेद के ग्रंथों में। तो हम उन्हीं में से सारा हेतु संप्राप्ति समझ के और हम चिकित्सा करते हैं। तो आज हम लोग लिम्फोसाइटोपेनिया, ये एक अनुक्त व्याधि है, हमारे संहिता ग्रंथों में नहीं है, लेकिन इसके सिम्टम्स लेके पेशेंट हमारे पास आते हैं। तो बहुत सारे वैद्य लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि ऐसी बीमारियों में चरक संहिता में कहाँ बताया है, कैसे इलाज करना है। तो हम इसी पे आज बात करने वाले हैं। लिम्फोसाइटोपेनिया या लिम्फोपेनिया एक ऐसा कंडीशन होता है जहां पे लो लेवल ऑफ लिम्फोसाइट होते हैं ब्लड में।
आप लोगों ने सब जब सीबीसी कराते हैं तो उसमें पढ़ा है कि लिम्फोसाइट, मोनोफिल्स, ये सब हमारे शरीर में, ब्लड में एक प्रमाण में रहने चाहिए। अगर ये बहुत कम हो जाए नॉर्मल रेंज से, तो फिर क्या होता है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं और कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसके कारण भी हम देखेंगे, और इसमें आयुर्वेद में किस तरह से इलाज करें कि हमें चिकित्सा जो है हमारी वह सफल हो, हम इसी पे बात करेंगे। तो लिम्फोसाइटोपेनिया अगर हम लोग देखेंगे तो ये 3 टाइप में ज्यादातर दिखाई देता है। पहला है टी लिम्फोसाइटोपेनिया, और फिर है बी लिम्फोसाइटोपेनिया, फिर है एन के लिम्फोसाइटोपेनिया। इसी पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो पहले टी लिम्फोसाइटोपेनिया, क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे कि हमारे ब्लड में टी लिम्फोसाइट्स रहते हैं, बी लिम्फोसाइट रहते हैं, या एन के लिम्फोसाइट रहते हैं। तो पहला है टी लिम्फोसाइटोपेनिया। साइटोपेनिया का मतलब क्या है कि जहां पे कम मात्रा में ये जब रहे, तो हम उसको बोलते हैं टी लिम्फोसाइटोपेनिया। ठीक है, तो अभी हम इसी पे बात करते हैं। 1 मिनट, आप लोग के स्क्रीन पे आएगा, वो मेरे स्क्रीन से चला गया था, अभी आएगा, अभी आप लोग के स्क्रीन पे आ रहे हैं। अभी आप लोग ध्यान से सुनिए मेरी बात, फिर आप लोग भी जरूर बताइए। तो टी लिम्फोसाइटोपेनिया करके जो प्रॉब्लम लेके पेशेंट आते हैं कि उसमें बहुत कम टी लिम्फोसाइट्स रहते हैं, उसके वजह से दूसरे तरह के लिम्फोसाइट्स रहते हैं जो शरीर को अनावश्यक है, और ये एचआईवी का इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से टी लिम्फोसाइटोपेनिया रहता है। या फिर केमोथेरेपी के साइड इफेक्ट की वजह से जो लिम्फोसाइट रहना है, जो प्रतिकार शक्ति बनाने वाले लिम्फोसाइट्स रहते हैं, वो कम हो जाते हैं। केमोथेरेपी हो सकता है, एचआईवी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या दूसरे तरह के विकृत टाइप के लिम्फोसाइट्स हो सकते हैं, या कम नंबर के लिम्फोसाइट हो सकते हैं। ये होता है टी लिम्फोसाइटोपेनिया। दूसरा रहता है बी लिम्फोसाइटोपेनिया। बी लिम्फोसाइट्स हमारे ब्लड में होते हैं, तो वो कम है, तो उसको बोलेंगे बी लिम्फोसाइटोपेनिया। और इसमें अदर तरह के, दूसरे तरह के विकृत टाइप के लिम्फोसाइट्स रहते हैं, ये भी हो सकता है। और कोई भी मेडिसिन जो दिया जा रहा है, जो इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयां दी जा रही है, जैसे कि किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है या कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है कैडेवरिक सर्जरी के बाद, तो जब इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयां दी जाती है, उसके साइड इफेक्ट की वजह से बी लिम्फोसाइटोपेनिया ऐसा कंडीशन हो जाता है। अभी आप लोग सुनिए, फिर आगे हम बताएंगे क्यों होता है, क्या होता है, सब हम बात करेंगे। एक होता है एन के लिम्फोसाइटोपेनिया। इसमें एनके का मतलब है नेचुरल किलर सेल्स, जो है वो हमारे ब्लड में होते हैं, जो दुश्मन को, मतलब जैसे कि हमारे शरीर में, हमारे देश में सोल्जर्स होते हैं, तो वैसे ही जो नेचुरल किलर सेल्स है, जो बैक्टीरिया और वायरस को मारते हैं, उनका नंबर कम होना, तो वो बोलते हैं एनके लिम्फोसाइटोपेनिया, मतलब नेचुरल किलर सेल्स कम होना। अलग तरह के लिम्फोसाइट्स रहते हैं जो विकृत स्वरूप के रहते हैं, जो हमको ही नुकसान पहुंचाते हैं। और ये जो है नेचुरल किलर लिम्फोसाइटोपेनिया, ये बहुत ही कम पाया जाता है, रेयर होता है। तो इसके कारण क्या होते हैं लिम्फोसाइटोपेनिया के? पेनिया का मतलब है लेस नंबर ऑफ लिम्फोसाइट्स। एक होते हैं टी लिम्फोसाइटोपेनिया, दूसरा होता है बी लिम्फोसाइटोपेनिया, तीसरा होता है एन के, मतलब नेचुरल किलर लिम्फोसाइट्स का कमी होना। तो इसके कारण हो सकते हैं कि किसी को जुकाम हुआ, है ना, जो नॉर्मल इन्फेक्शन हो, उसकी वजह से भी लिम्फोसाइटोपेनिया हो सकता है। अगर आप लिम्फोसाइट देखेंगे सीबीसी करा के, तो वो कम पाया जाता है। या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड का यूज हो रहा है बहुत ज्यादा, इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयों का यूज हो रहा है, उसके वजह से लिम्फोसाइटोपेनिया हो सकता है। अगर इन्फेक्शन होता है एचआईवी का, उसके वजह से हो सकता है। या फिर शरीर में बहुत ज्यादा वायरल अपलोड हो गया, वायरस बढ़ गए, बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो गया, फंगल इन्फेक्शन हो गया, वो एजेंट की वजह से लिम्फोसाइटोपेनिया कंडीशन रहती है। या खाना पीना कम खा रहे, माल न्यूट्रिशन है, क्षयात्मक संप्राप्ति है, तो ब्लड की कमी होगी, रस धातु, रक्त धातु नहीं बनेगा, उसकी वजह से लिम्फोसाइटोपेनिया होगा। या फिर एक ऑटो इम्यून डिजीज होता है सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रेमेटोसस, उसमें भी ये टी लिम्फोसाइटोपेनिया या बी लिम्फोसाइटोपेनिया, ये सारे रहते हैं। या किसी को स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है लाइफ में, उसकी वजह से भी लिम्फोसाइटोपेनिया हो सकता है। या किसी ने बहुत अचानक ही जाके जिम में एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया, या फिर बहुत लंबा, बहुत देर तक, सुबह से शाम तक अचानक शुरू कर दिया, मतलब प्रोलॉन्ग फिजिकल एक्सरसाइज किया, उसको भी लिम्फोसाइटोपेनिया हो सकता है।
या फिर हमारा जो रियोमेटॉइड अर्थराइटिस होता है उसमें सारे जॉइंट्स में इन्फेक्शन होता है आमबात जन्य, तो रियोमेटॉइड अर्थराइटिस में भी लिम्फोसाइटोपेनिया पाया जाता है। या एक बीमारी होती है सार्कोडाइसिस, उसमें भी लिम्फोसाइटोपेनिया होता है। या फिर केमोथेरेपी, उसके वजह से भी हो सकता है। या फिर बोन मैरो का जो मेलिग्नेंसी होता है, ल्यूकेमिया होता है, हॉटकिंस डिजीज होता है, उसमें भी होता है। या रेडिएशन अगर हुआ, कोई भी चीज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर हुआ, जैसे कि जो लोग बहुत ज्यादा एमआरआई में काम करते हैं, एमआरआई जहां हो रहा है, एक्सरे हो रहा है, या फिर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस यूरेनियम का प्लांट है वहां पे बहुत ज्यादा काम करें, न्यूक्लियर प्लांट है वहां पे काम करें, तो या फिर रेडियोथेरेपी दिया जा रहा है, तो किसी ना किसी तरह से जो रेडिएशन है वो हमारे लिम्फोसाइट को मारते हैं। तो लिम्फोसाइटोपेनिया का ये भी कारण होता है रेडिएशन। तो इसके लिए हमें डायग्नोसिस क्या करना पड़ता है, तो कंप्लीट ब्लड काउंट हम लोग जो करते हैं सीबीसी करते हैं, बोन मैरो बायोप्सी करते हैं। लिम्फोसाइट अगर 1500 से कम हुआ पर माइक्रोलीटर, तो इसका मतलब है कि लिम्फोसाइटोपेनिया है। 1500 सेल्स पर माइक्रोलीटर से कम हुआ तो ये रहता है। और अगर बच्चों में लिम्फोसाइट लेवल जो है 3000 सेल्स पर माइक्रोलीटर से कम हुआ तो बच्चों में ये पाया जाता है। तो ये जो लिम्फोसाइटोपेनिया जो रहता है, ये जो भी तरह का इन्फेक्शन होता है, तो उसको अगर हमने इन्फेक्शन को दूर कर दिया, एलोपैथी साइंस में इसके लिए एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन आजकल नहीं ज्यादा यूज होता है, सेकंड और थर्ड तो पूरे दुनिया में यूज होता है। मतलब दुबई जैसे कंट्री है, दुबई या मिडल ईस्ट, वहां पे सेकंड या थर्ड जनरेशन से ही काम होता है। लेकिन इंडिया में ऐसा हो गया है कि जीपी लोग जो है, जनरल प्रैक्टिशनर, वो फोर्थ जनरेशन का यूज कर रहे हैं, जबकि पूरी पश्चिमी सभ्यता जो है उन लोगों ने बचा के रखा है फोर्थ जनरेशन के एंटीबायोटिक्स। इंडिया में बहुत धड़ाले से यूज हो रहा है फोर्थ जनरेशन, उसके बाद है ही नहीं एंटीबायोटिक्स। तो ये अगर हमने कोई एंटीबायोटिक्स वगैरह दिया है तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अगर हम इनके लक्षण देखें, तो माइल्ड लिम्फोसाइटोपेनिया रहा तो कोई सिम्टम्स नहीं रहते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लिम्फोसाइट कम हो गए तो उसके वजह से जो भी इन्फेक्शन बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाता है, अगर बहुत ज्यादा कम हो गए तो इन्फेक्शन होगा तो बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो फीवर आ सकता है, पस फॉर्मेशन हो सकता है, जो जो ऑर्गन्स में अफेक्ट करेगा वहां वहां तकलीफ हो सकता है। तो ट्रीटमेंट जो रहता है वो ज्यादातर किस तरह से कॉज है उसके हिसाब से होता है। और कोई ड्रग से अगर हो रहा है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड से हो रहा है या कोई मेडिसिन से हो रहा है, तो वो मेडिसिन को स्टॉप कर दिया तो फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। क्योंकि इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयां यही काम करती है कि शरीर का इम्यून सिस्टम पे अटैक करती है, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। या फिर कॉम्बिनेशन थेरेपी देते हैं कि जैसे एंटीवायरल एजेंट देंगे, तो वो जब कॉम्बिनेशन तीन एंटीवायरल एजेंट्स वगैरह देंगे या अलग अलग क्लासेस के मेडिसिन देंगे तो उससे टी लिम्फोसाइट बढ़ जाता है और इंसान बच जाता है इन्फेक्शन से, उसको सेप्टिसिमिया नहीं होता है। या गामा ग्लोबुलिन एक रहता है एंटीबॉडीज, वो अगर दिया जाता है तो उसके वजह से बी लिम्फोसाइट्स में हम लोग जल्दी से जल्दी रिकवरी कर सकते हैं। ये हुआ मॉडर्न का जो हैरिसन की बुक में बताया है। अभी मैं आगे और बताऊंगा। मैं डॉक्टर आदित्य सर अगर हैं, आदित्य सर आप है क्या? शायद नहीं है। आप लोग बाकी लोगों में से कोई इस बारे में कुछ जानता है तो बोल सकते हैं। लिम्फोसाइटोपेनिया पे किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग देखें, ये कोई ना कोई इन्फेक्शन के वजह से ये सारा चीज होता है। और जब लिम्फोसाइटोपेनिया रहता है, तो अगर ये बहुत दिन तक रहे और एंटीबायोटिक का कोर्स करें तो कभी कभी एंटीबायोटिक्स का साइड इफेक्ट होता है, तो एसिडिटी वगैरह बढ़ जाता है, वेट लॉस होता है। अगर साइड इफेक्ट है, और नहीं तो लिम्फोसाइटोपेनिया रहे तो सिम्टम्स में वेट लॉस आता है, फीवर होता है, फिर उसके बाद में थकावट बहुत ज्यादा आती है, किसी भी तरह का इन्फेक्शन रहता है, कफ रहता है, चेस्ट पेन रहता है, स्वेलिंग रहती है, स्टमक एक रहता है, रैशेस रहते हैं, पेन रहता है, वीकनेस, ये सारी चीजें, कंफ्यूजन, कोमा तक पेशेंट जाता है अगर वो लिम्फोसाइटोपेनिया का प्रॉब्लम रहे तो। हम केवल लिम्फोसाइटोपेनिया को अलग नहीं कर सकते, और भी बहुत सारे कारण होते हैं, तो उसकी वजह से कोमा, कंफ्यूजन, ये सब हो सकता है। डॉक्टर आदित्य सर, आप वेस्टर्न मेडिसिन के डॉक्टर हैं, आप कुछ इस बारे में बोल सकते हैं सर? आयुष दर्पण के प्लेटफॉर्म पे अपना ज्ञान बताइए सभी को। सर लिम्फोसाइटोपिनिया के कॉजेस सर।
कॉजेज, सिम्टम सब बताइए, जो आपको आता है सब बता दीजिए। जी सर। सर लिम्फोसाइटोपिनिया जैसे लिम्फोसाइट्स इस टाइप के सेल्स होते हैं जिनके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, और ये यूजुअली फैगोसाइट मतलब दूसरे खराब चीजों को खाते हैं और उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बना के उनको न्यूट्रलाइज करते हैं। लिम्फोसाइट्स यूजुअली जो छोटे कीटाणु रहते हैं, जैसे छोटे जीवाणु रहते हैं जैसे वायरस, उनके खिलाफ ज्यादा कार्य करते हैं। और जब कोई भी वायरल इन्फेक्शन हुआ, जैसे गला खराब हुआ या कोई कहीं का भी वायरल इन्फेक्शन हुआ, चाहे पेट का जैसे रोटा वायरस है कोई सा, तो उसमें यूजुअली लिम्फोसाइटोसिस या लिम्फोसाइटोपिनिया कई बार कंजम्पशन के कारण दोनों मिल सकता है। मतलब लिम्फोसाइट या तो बढ़ जाते हैं या फिर कम हो जाते हैं। और जैसे जो बीमारियां हैं, लिम्फोसाइटोपिनिया के दूसरे जो कॉजेज हैं वो लिम्फोसाइट का अगर कोई कैंसर हो जाए, जैसे लिम्फोमा हुआ या लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया हुआ, लिम्फोसाइट का कोई कैंसर हो जाए, तो उसमें नॉर्मल लिम्फोसाइट्स कम हो जाते हैं। और अगर जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, जिस प्रकार वैसे हॉजकिंस लिम्फोमा भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में आता है श्रेणी में, लेकिन अगर कोई दूसरे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिसमें बॉडी खुद के किसी भी ऑर्गन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाती है, जैसे लिवर के खिलाफ, किडनी के खिलाफ, माइटोकॉन्ड्रिया के खिलाफ एंटीबॉडीज, तो उसमें लिम्फोसाइट्स बड़े भी पाए जा सकते हैं, कम भी पाए जा सकते हैं, लेकिन बेसिकली हाँ, इसमें खराब विकृत लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी बनाते हैं। इसी तरीके से लिम्फोप्लाज्मासिटिक लिम्फोसाइट जैसे एक और सेल होते हैं प्लाज्मा सेल्स, तो लिम्फोप्लाज्मासिटिक मतलब जो लिम्फो और प्लाज्मा सेल्स के बीच के, तो इनके इनमें भी विकृति पाने से अलग अलग बीमारियां होती है। और लिम्फोसाइटोपिनिया मेनली जो सबसे कॉमन कारण रहता है वो जो हम कॉमनली देखते हैं ओपीडी प्रैक्टिसेस में, वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या वायरल इन्फेक्शंस या कोई जो ये दो कारण मेन रहते हैं। और बच्चों में जो है लिम्फोसाइट्स नॉर्मली ज्यादा पाए जाते हैं। बच्चों के अंदर अगर जैसे 1 साल से कम बच्चे, तो उनमें लिम्फोसाइट की परसेंटेज नॉर्मली ज्यादा मिलेगी, 50%, 60% उम्र के हिसाब से। जी। और लिम्फोसाइट्स जो है ये बनते लिम्फ नोड्स, इनके जैसे लसिकाएं जो रहती है उसमें पाए जाते हैं। और वैसे तो ये लसिकाएं दिखती नहीं है, जब लिम्फोसाइट्स किसी भी कारण से लोकली ग्रो कर रहे हैं, जब जो मतलब लोकली बढ़ते हैं तो लसिकाएं दिखती है। जैसे कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ, जैसे एप्स्टीन बार वायरस या कोई दूसरा कोई सा भी वायरस, तो या ट्यूबरकुलोसिस, ऐसे जीवाणु जो बैक्टीरिया से छोटे होते हैं, ऐसे जीवाणु जिनकी सेल वॉल नहीं होती, ऐसे जीवाणु जिनके सेल मेम्ब्रेन हमारे टाइप का रहता है, ऐसे जीवाणु जो मतलब प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन मतलब उनकी प्लायबल रहती है, ऐसे जीवाणुओं में लिम्फोसाइट्स का रोल रहता है उनको हटाने में, जिसमें न्यूट्रोफिल्स उतना काम नहीं कर पाते, छोटे जीवाणु। तो लिम्फोसाइट्स का फंक्शन रहता है जैसे मैंने बताया, ऐसे छोटे जीवाणु जैसे वायरस को हटाने के लिए। और लिम्फोसाइटोपिनिया है किसी को, तो उसमें ये फंक्शन में कहीं ना कहीं क्षति मिलती है। और भी डिसऑर्डर्स जैसे ऑटो इम्यून लिम्फोप्रोलिफरेटिव सिंड्रोम, जैसे बच्चों में कई बार जब जब विकृत लिम्फोसाइट्स मिलते हैं, मतलब अच्छे लिम्फोसाइट्स कम होते हैं, तो बच्चे उसको कंपेंसेट करने के लिए ज्यादा लिम्फोसाइट्स बनाते हैं। तो उसमें जो प्री मैच्योर लिम्फोसाइट्स होते हैं, डबल नेगेटिव जिसे हम बोलते हैं, प्री मैच्योर लिम्फोसाइट्स मिलते हैं, उसके कारण गिल्टियां मिलेंगी, जैसे लसिकाएं बढ़ी रहेंगी वायु की विकृति के कारण। जी सर। और सर ये जो स्प्लीन आपने फोटो में जैसे दिखाया, जो लिम्फोसाइट्स का मेन ऑर्गन तो लिम्फ नोड होता है जो आपने दिखाया, और उसके अलावा जो लिम्फोसाइट्स किसी भी टिश्यू में मिलते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे हमारी जो ग्रहणी रहती है, ग्रहणी के अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स रहते हैं, उन ग्लैंड्स को जैसे क्रिप्स ऑफ लिवर खून ऐसे टाइप के बहुत सारे ग्लैंड्स रहते हैं जो सरफेस एरिया ग्रहणी का बढ़ाते हैं, जहाँ से सिक्रीशंस होते हैं, वहाँ पे जो कीटाणु या छोटे छोटे जो बाहर की जीव जीव आते हैं, उनके जो पहला एनकाउंटर होता है, तो वहां भी लिम्फोसाइट्स के बहुत सारे वो मतलब खदानें रहती है। और जब कोई जीवाणु ऐसा रहता है जो बॉडी को इरिटेट करता है, तो वहां पे लिम्फोसाइट्स बढ़ सकते हैं किसी भी कारणवश। और इसके अलावा लिम्फोसाइट्स
लिम्फोसाइट्स मतलब इस टाइप के सेल जिनमें एक न्यूक्लियस रहता है, और वो पूरा न्यूक्लियस जो होता है पूरा प्लाज्मा जैसे, मतलब जो लिसा प्लाज्मा जैसे पूरे सेल को कवर कर रहता है। तो इसी इन सेल्स को बोलते हैं मोनोन्यूक्लियर सेल, जैसे ऐसा सेल जिसके अंदर एक न्यूक्लियस है। तो ऐसे इसी टाइप के एक और सेल होते हैं लिम्फोसाइट जैसे, मोनोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स का फंक्शन कॉमन रहता है, और ये एक दूसरे से बातें भी करते हैं, जैसे इंटरल्यूकिन्स, कीमोकाइंस। इंटरल्यूकिन्स मतलब ल्यूकिन्स, ल्यूक ये लैटिन टर्म है, ल्यूक यानी जो व्हाइट ब्लड सेल्स रहते हैं उनको ल्यूक बोलते हैं। तो इंटरल्यूकिन्स ऐसे ऐसे हार्मोन्स जो एक ल्यूकोसाइट दूसरे ल्यूकोसाइट से बात करने में मदद करता है, इस टाइप के इंटरफेरॉन्स। ऐसे हार्मोन्स जो एक आ, आ, जैसे फिरोमोन होता है, एक सेल सिक्रेट करता है दूसरे सेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए या उससे क्रॉस टॉक करने के लिए। तो लिम्फोसाइट जैसे बहुत सारे छोटे छोटे हॉर्मोन्स भी निकालते हैं, इंटरल्यूकिन्स, इंटरफेरॉन्स जिसको बोलते हैं, साइटोकाइंस भी इनको बोलते हैं, कि ऐसे ऐसे हार्मोन जो सेल को काइनेसिस करे, मतलब जो सेल को मूवमेंट करे, काइनेटिक एनर्जी जिसमें बढ़ाए। और सर स्प्लीन जो होता है, लेफ्ट साइड जो प्लीहा रहता है, वो भी लिम्फोसाइट्स जब उनकी अग्नि में विकृति होती है तब वो भी बढ़ सकता है। इसी प्रकार यकृत भी बढ़ सकता है। जी सर। और इसी टाइप के सेल्स जो रहते हैं, हाँ हाँ, वो हर ऑर्गन में भी मिलते हैं, जैसे ब्रेन में, जैसे जहाँ जहाँ पे हमारे इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स रहते हैं, जो जिसके अंदर एक चेक रहता है, जैसे जैसे अगर स्वर्गलोक जाना है तो बाहर एक वो मंत्री मिलता है। इस तरीके से हमारे जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स रहते हैं, जैसे लिवर हुआ, या स्प्लीन हुआ, या पेनक्रियाज हुआ, या ब्रेन हुआ, या किडनी हुई, तो उनके अंदर भी ये लिम्फोसाइट्स मिलते हैं, स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स मिलते हैं उनको। वो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में थोड़े से ये अलग तरीके से हो जाते हैं, इनके बाल निकल आते हैं, मोनोन्यूक्लियर, इनके बाल निकल जाते हैं, इनमें संवेदनशीलता बढ़ जाती है, इनमें मज्जा धातु के गुण ज्यादा आ जाते हैं। जी सर। तो ऐसे ही इसी तरीके से ब्लड में जो मोनोसाइट रहता है वो बाहर जाता है तो मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाता है जब टिश्यू के अंदर जाता है। और उसके अंदर भी बहुत सारे पोड्स, मतलब चलने फिरने के लिए बहुत सारे पैर आ जाते हैं, जो वो चीजों को खा सके, पी सके, पकड़ सके, चल सके। उसको स्यूडोपोड्स बोलते हैं, मतलब स्यूडोपोड्स जो पैर बनते भी हैं गायब भी हो जाते हैं, अमीबा की तरह। जी सर। जी सर। जी सर, अभी ना मेरे पास भी एक ऐसे ही पेशेंट थे जिनको ग्रहणी रोग था। और ग्रहणी रोग के साथ में ये प्रॉब्लम हमेशा रहती थी कि उनको कोई भी इन्फेक्शन हो जाता था बार बार। उनको लिम्फोसाइटोपेनिया का तकलीफ था। तो मैंने उनको जो ट्रीटमेंट दिया वो मैं अभी बताऊंगा। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में देखिए आयुष दर्पण के, उसमें मैंने उनका रिव्यू बताया कि उनको कितना अच्छा फायदा हो रहा है। अभी मैं चिकित्सा बताता हूँ और मैंने क्या दिया वो मैं बाद में बताता हूँ। तो ये सारे जो लिम्फोसाइटोपेनिया जैसे कंडीशन रहती है, तो एक तरह से यहाँ पे धातु पाक हो रहा है। अपने जितने भी धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, उनका पाक होने की अवस्था आ गई है। बल का क्षय हो रहा है और ओज का क्षय हो रहा है। और जितना बैक्टीरिया, वायरस, ये सब होते हैं ना, इसके बारे में हमारे चरक संहिता में ऐसा बताया गया है। चक्रपाणि दत्त जी ने ऐसा स्पष्ट रूप से लिखा है कि जब शिव जी को क्रोध आया, सती माता ने खुद को भस्म कर लिया था, तो शिव जी को क्रोध आया और उन्होंने तीसरी आंख को खोल दिया, और उससे वीरभद्र नाम का एक रुद्रगण उत्पन्न हुआ। उसको बोला कि सारे देवताओं को पनिश करो। तो सारे देवताओं को उन्होंने पनिश किया। जब वो आए तो वीरभद्र ने पूछा कि अब मेरा क्या काम है इस दुनिया में, आपने मुझे उत्पन्न किया है क्रोध से। तो उन्होंने कहा, और उनका काम ही था पनिश करना, शिव के गण है। तो उन्होंने कहा, और शिव जी जो है वो मृत्यु को रोकने वाले, मृत्यु के देवता ऐसे बोला जाता है, इसलिए मृत्युंजय भगवान ऐसे हम लोग बोलते हैं, संहार के देवता है। तो उन्होंने ये बोला कि आप न छोटे छोटे जीवाणुओं के रूप में कन्वर्ट हो जाओ। और उसमें बोले त्रिशिरा, त्रिपाद, ऐसे शब्द बोले हैं। चक्रपाणी की टीका कभी बताऊंगा तो आप लोगों को बताऊंगा। तो उन्होंने कहा जो लोग मिथ्याहार विहार करते हैं उनके शरीर में आप प्रवेशित हो जाओ और पूरे संसार में आप व्याप्त हो जाओ। तो वही वायरस और बैक्टीरिया, इंग्लिश नाम में हम लोग बैक्टीरिया और वायरस बोलते हैं, लेकिन अपने आचार्य लोगों ने इसी जीवाणुओं को बोला है सांसर्गिक रोग। ज्वर हो गया और भी जितनी भी बीमारियां, ये अटैक करेंगे ही।
इनको भगवान से आशीर्वाद मिला है कि जो लोग मिथ्याहार विहार करते हैं, मिथ्याहार विहार करने से क्या होता है, अग्निमंद होता है, जाठराग्नि मंद होता है, धात्वाग्नि मंद होता है, भूताग्नि मंद होता है, और अपना आम दोष बहुत ज्यादा बनने लगता है शरीर में, स्त्रोतस अवरोध होने लगते हैं। कोई भी इन्फेक्शन की वजह से स्त्रोतस अवरुद्ध हुए कि वहां पे फिर ये बैक्टीरिया वायरस जल्दी पनपते हैं, एंटर करते हैं और पनपते हैं, तो शरीर का व्याधि क्षमत्व कम हो जाता है। जो लोग युवा है, एक्सरसाइज करते हैं और दिनचर्या का पालन करते हैं, उनकी अग्नि अच्छी रहती है, तो ये बैक्टीरिया वायरस का अटैक भी हुआ तो वो शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो जब ये बैक्टीरिया वायरस रहेगा, आम रहेगा, अग्निमंद रहेगा, तो ये विकृति उत्पन्न करते हैं, तो बल का क्षय करेंगे, ओज का क्षय करेंगे, धातु पाक करेंगे, और धातुओं में जाके ज्वर उत्पन्न करेगा। उसी तरह तो हम लोग चिकित्सा में अगर लिम्फोसाइटोपेनिया है तो बुखार आना लाजमी है, बुखार होने का चांसेस बढ़ जाता है, तो हम लोग ज्वर की चिकित्सा कर रहे हैं। कभी कभी अतिसार होता है तो हम ज्वर अतिसार की चिकित्सा करते हैं। खून की कमी है तो पांडु की चिकित्सा करते हैं। जैसा कंडीशन है वैसे करते हैं। तो हम लोग इसमें अग्निवर्धन मतलब दीपन पाचन, अनुलोमन, ये हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहता है। और तिक्त रस, मधुर रस और शीर कषाय, घृत योग, हम दीपन पाचन करके ये सारी चीजें देते हैं। तो इसमें हम लोग क्या क्या दवाइयां देते हैं, लिम्फोसाइटोपेनिया पे रिसर्च हुआ है आयुर्वेद के पैरामीटर से। तो इसमें दीपन पाचन अनुलोमन करने के लिए जो हम लोग षडंग पानीय देते हैं वो सबसे श्रेष्ठ बताए। लंघन कराना सबसे अच्छा रहता है क्योंकि आम का पचन हो, और षडंग पानीय ये दिया जाता है। मुस्ता परपट कोशिरा चंदनो दिच्चे नागरे श्रुति शतम जलम देयम पिपासा जोर शांते, ऐसा बताए। तो ये मुस्ता, परपटक, उशीर, चंदन, ये सारे द्रव्य जो है ये बैक्टीरिया वायरस को भी मारते हैं, अग्नि को भी बढ़ाते हैं, और एक तरह से लंघन के लिए हम लोग ये प्रयोग करते हैं आम का पचन करने के लिए। उसी तरह से पंच तिक्त कषायम, भारंग्यादि कषायम, मुस्तादि परपटक कषायम, अमृता उशिरादि कषायम, तिक्तक कषायम, ये काढ़े के रूप में हम लोग देते हैं। और ज्वर की चिकित्सा में क्या बताया, लंगनम स्वेदनम कालो यवागो तिक्तको रसाहा, पहले लंघन कराना है, लंगनम स्वेदनम स्वेद देना है, फिर लंगनम स्वेदनम कालो कुछ काल तक जाने देना है, फिर यवागु देना है, फिर तिक्त रस देना है। शुरुआत में हम लोग तिक्त रस देंगे तो नहीं फायदा होगा, लंघन कराना सबसे पहले बताया ज्वर की चिकित्सा में। तो ये जितने काढ़े बताए मैंने, षडंग पानीय तो हम शुरुआत में भी दे सकते हैं, लेकिन लंघन कराना सबसे पहले जरूरी है। फिर जो पंच तिक्त कषाय है, भारंग आदि कषाय, मुस्ता परपटक कषाय, अमृता उशीर आदि कषाय, तिक्त कषाय, ये देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से हम लोग ज्वरग्न दवाइयां देते हैं, तो त्रिभुवन कीर्ति रस, अगर आपके पेशेंट को फीवर नहीं है तो भी आप, अगर लिम्फोसाइटोपेनिया है तो आप त्रिभुवन कीर्ति रस बेल दुर्वा और तुलसी के स्वरस के साथ दीजिए, तो उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है, क्योंकि उसमें वत्सनाभ है, बहुत अच्छा काम करता है। और उसमें बोला है श्लोक में सुरसा अदरक हेम भी, मतलब सुरसा मतलब तुलसी, अदरक, इन सब की भावना दी हुई है, तो वो फायदा करता है। सुदर्शन घनवटी दे, भूनिम्बादी वटी दे, उसी तरह से महाज्वरांकुश रस दे, फल त्रिकादिक्वाद दे, क्योंकि हम लोग यकृत को अच्छा करते हैं। फल त्रिकादिक्वाद दीपन पाचन में यकृत को उत्तेजना देता है और अग्नि को बढ़ाता है, इसलिए फल त्रिकादिक्वाद दे। उसी तरह से कुछ आसव रिष्ट देना चाहिए, जैसे अमृतारिष्ट, मुस्तारिष्ट, परपटाकारिष्ट, चंदनासव, तो ये देने से भी लिम्फोसाइटोपेनिया में बहुत अच्छा फायदा होता है। गुडुचि तत्व बहुत अच्छा फायदा करता है, भूम्य आम्लकी का चूर्ण बहुत अच्छा काम करता है, काल मेघासव बहुत अच्छा काम करता है, द्राक्षासव द्राक्षारिष्ट अच्छा काम करता है, और वयस्थापन गण का पुनर्नवारिष्ट या पुनर्नवासव बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से यष्टि मधु का कषाय, इरिमिदा, अगर पेशेंट को मुंह में, थ्रोट में इन्फेक्शन है तो हम लोग इरिमिदादी कषाय का गार्गलिंग करने को बोलते हैं, यष्टि मधु कषाय का या सप्तपर्ण का कषाय का, क्योंकि वो कृमिघ्न भी है, जंतुघ्न भी है, इसलिए सप्तपर्ण का, सप्तछत कषाय का गार्गलिंग करने को बोलते हैं। या त्रिकटु, त्रिफला और टंकन क्षार और थोड़ा नमक, इसका गार्गलिंग करने को देते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से जब पेशेंट को थोड़ा रिकवरी हो गया, अग्नि बढ़ गया, अग्नि बढ़ने के बाद हम लोग तिक्त घृतम देते हैं, महातिक्त घृतम देते हैं, इंदुकांत घृतम, सुकुमार घृतम, ऐसे बहुत सारे घृत कल्पनाएं देते हैं, जिससे अग्नि अच्छा होता है, इम्यूनिटी बढ़ता है, ओज बढ़ता है। और ओज बढ़ाने के लिए हम लोग सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म, सिद्ध मकर ध्वज, स्वर्ण मालिनी वसंत, कस्तूरी भैरव रस, फिर पुटपाक विषम ज्वरांतक लौह, और ये फिर अपने जितने हैं ना, रस पाचक, रक्त पाचक, मांस पाचक, मेदोपाचक, अस्थि में जैसा ज्वर है
संतत ज्वर है, सतत ज्वर है, तृतीयक, अन्य दुख, चतुर्थक, वैसे जो ज्वर है उस हिसाब से चिकित्सा करते हैं, पाचक देते हैं। पेशेंट काफी रिकवर हो जाता है, उसके लिम्फोसाइट्स बढ़ जाते हैं, जैसे जैसे बैक्टीरिया मरेंगे इम्यूनिटी बढ़ेगी। उसके बाद और अच्छा रखने के लिए हम लोग रसायन औषधियों को प्रयोग करते हैं, क्योंकि ऐसा बोला है कि रोगा नाम अपुनर्भवम, रोग फिर से नहीं होना चाहिए, अपुनर्भव चिकित्सा देना चाहिए। तो रसायन का यही फायदा होता है। तो इसमें हम लोग आम्लकी रसायन, भल्ला, अभी अगर कफ जैसे संप्राप्ति है तो भल्लातक रसायन देंगे। वात पित्त, जब वात वाला ज्यादा है तो हम लोग आम्लकी रसायन, त्रिफला रसायन ऐसे देंगे, और नहीं तो च्यवन प्राशावलेह देंगे, और वो भी रसायन काल में देंगे तो फायदा होता है। और न कुष्मांड रसायन बृहण करता है, अगर बल का क्षय हो रहा है तो कुष्मांड रसायन देते हैं। और हम लोग ऐसे वनस्पति है जो इम्यूनिटी को बूस्टअप करती है, जैसे गुडुचि सबसे अच्छा है, तुलसी, तुलसी सबसे अच्छा है, नीम अच्छा है, मुस्ता, परपटक, ऐसे द्रव्य जो है बहुत ही अच्छे फायदा करते हैं। किरातिक अच्छा काम करता है। और त्रिकटु वगैरह दें, पंचकोल दें तो बहुत अच्छा अग्नि बढ़ाता है। और दवाइयों में अजमोदादि चूर्ण, जो दीपन पाचन देते हैं, अजमोदादि चूर्ण, दाड़ीमाष्टक चूर्ण, फिर हिंगवाष्टक चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण, ऐसे दवाइयां देते हैं। और क्रव्याद रस, लशुनादिवटी, शंखवटी, आरोग्यवर्धनी वटी, ये सब जब देते हैं ना, तो जैसे जैसे आम का पचन होता है, स्त्रोत शुद्धि होती है और ज्वर चला जाता है। और आम का मतलब पचन होना बहुत जरूरी है, स्त्रोत शुद्धि होना बहुत जरूरी है। जब हम ये काम करते जाते हैं अपने आयुर्वेद के प्रिंसिपल से, तो लिम्फोसाइटोपिनिया का प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। लेकिन अगर कैंसर का, अब कॉज के हिसाब से भी चिकित्सा करते हैं। अगर ऑटो इम्यून डिजीज है, ऑटो इम्यून डिजीज के वजह से है, तो हम लोग उस तरह से सारे स्त्रोतों पे काम करके फिर ठीक कर सकते हैं। अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिया जा रहा है, तो स्टेरॉइड्स के अल्टरनेटिव अपने नेचुरल स्टेरॉइड्स, हर्बल दवाइयां देते हैं जो नेचुरल रहते हैं, जैसे कंटकारी देते हैं, वो नेचुरल स्टेरॉइड है। जैसा व्याधि उस हिसाब से हम लोग अल्टरनेटिव मेडिसिन देते हैं। अभी मैंने शॉर्ट में बताया, लेकिन व्याधि के हिसाब से और आता है दिमाग में कि क्या क्या देना चाहिए। इसी तरह से अगर रेडिएशन हो रहा है कैंसर के पेशेंट में, तो रेडिएशन का साइड इफेक्ट ना हो, तो उसके लिए हम लोग रसायन देते हैं, स्वर्णकल्प देते हैं, तो उससे फायदा होता है। तो मतलब जैसा कॉज उस हिसाब से चिकित्सा करते हैं तो फायदा हो जाता है। अब आप लोग कुछ बताना चाहते हैं? डॉक्टर वर्षा मैम, वैशाली मैम कुछ बोलना चाहती हैं? आप लोग पास पेशेंट आते हैं, लेकिन आप लोग को ऐसा लगता है कि ये क्या चीज है, कैसे करना चाहिए? मनीषा मैम कुछ बोलिए प्लीज, प्रीति मैम, इस टॉपिक पे कुछ बोलना चाहेंगे आप लोग? सीबीसी करके लोग आते हैं आप लोग के पास, लिम्फ नोड जो, सॉरी, लिम्फोसाइट से वो कम हुए हैं, तो आप लोग क्या चिकित्सा करते हैं? कुछ बोलिए अगर आप लोग ने किया है काम तो। मनीषा मैम कुछ बोलना चाहेंगी, वीना मैम, या आप लोग के विचार क्या हैं वो भी बोल सकते हैं आप लोग। तनिका मैम कुछ बोलना चाहेंगी? अभय सर? प्रणाम सर। हाँ जी बोलिए मैम। सर मैं तो रस पाचक देती हूँ उन लोगों को, ठीक हो जाते हैं। और हाँ वही ना, अभी अगर हम लोग लसिका व स्त्रोतस देखेंगे, यहाँ जी लिम्फोसाइट्स अगर देखें तो लसिका व स्त्रोतस, और रस और रक्त के बीच में लसिका व स्त्रोतस बोला है। जी और स्प्लीन में अगर है तो रस पाचक, रक्त पाचक काम करेगा ही उसमें। सही बताया आपने जी, थैंक यू। जी। गुडुचि सत्व भी अच्छा काम करेगा। तो देखिए, मेरे व्हाट्सएप में मैंने भेजा है ग्रुप में, एक पेशेंट है, उन्होंने दवाई लिया मेरा, रस पाचक, रक्त पाचक, यही सारे दवाइयां लिया, और मैंने उनको आतवरिष्ट बोला, द्राक्षासव बलारिष्ट, और मैंने फिर घी, घी भी बोला उनको लेने के लिए। तो उनका पेट ठीक से साफ हो रहा है, सेटिस्फेक्शन है, और वो बोल रहे हैं कि पेट साफ अच्छे से हो रहा है, और मतलब पेशेंट खुश है। जो मैंने बताया, मैं कोई भी बात बताता हूँ ना, वो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जो मैंने अपने अनुभव से किया है ठीक, वो मैं बताता हूँ जी। मनीषा मैम कुछ बोलिए। जी प्रणाम सर। जी सर हमारे आयुर्वेद की तरफ से तो यही है कि हम उनको दीपन पाचन करके और इम्यूनिटी को बढ़ाएं। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मैं तो सबसे अच्छा है कि मैं अमृता का ही प्रयोग करती हूँ। जी अमृतोथर्म से लेकर के गुडुचि सत्व से लेके आसव अरिष्ट, जो भी है अमृता के जो कंटेंट्स हैं वो बहुत अच्छे इसमें काम करते हैं, बूस्टर का काम करता है। और विरेचन देने के बाद उनको फिर रस रक्त पाचक और साथ में कुछ औषधियां, जैसे उनको बलवर्धक औषधियां हैं तो इनका प्रयोग करते हैं। और नेचुरली सर इन्हीं सिस्टम से ही पेशेंट को रिकवरी मिलती है, अदरवाइज
ऑल टाइम उनको ये बना ही रहता है कि बार बार ये सिम्टम्स बनते हैं। यूजुअली जैसे इसी का विकृत रूप, जैसे स्तन कैंसर से लेकर के पेशेंटों में जो विकृति आ जाती है, तो इसी स्टेज के फॉर्म को यदि हम आयुर्वेद से पहले हम डिटेक्ट करके औषधि, दीपन, पाचन, पथ्य, अनुलोमन, इनका यदि करते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो हम वहां तक उस डिजीज तक नहीं पहुंच पाते हैं और हम यहीं क्योर हो जाते हैं। दुखद बात यह है कि हम इस चिकित्सा को आयुर्वेद की तरफ से हम देखते भी नहीं है, लेते भी नहीं है लोग, और लास्ट में जब लास्ट स्टेज पे आते हैं तो फिर वही सर्जरी, कीमो और इस पे जाते हैं, और फिर हम भी कुछ नहीं कर पाते हैं। कीमो के बाद भी उनको कितना तकलीफ होता है, फिर यहीं से चिकित्सा फिर शुरू करते हैं उनको। जी सर। और मेन बात क्या है ना कि हमारे बहुत सारे लोगों को दिमाग में ये रहता है कि वहां पे एंटीबायोटिक्स काम कर रहे हैं। आयुर्वेद में क्या एंटीबायोटिक्स है, उतना पावरफुल नहीं है एंटीबायोटिक, तो हमारा आयुर्वेद नहीं काम करेगा। ऐसा गलत है सोच। हम लोग अग्नि पे काम करते हैं, आम का पचन करते हैं, इसीलिए जो लोग बेसिक पे काम करते हैं वो लोग को जरूर सक्सेस मिलता है। अब जैसे स्प्लीनोमेगैली है, यहाँ पे लिम्फोसाइटोपेनिया है, कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है बहुत शरीर में, लिम्फ स्प्लीनोमेगैली है, ऐसा कंडीशन है, हिपैटोमेगैली है। यकृत पे काम करिए ना आप रोहित का रिश दीजिए ना, यकृत प्लेहरी लौ दीजिए, फिर आप यहाँ पे शरपुंखा का चूर्ण दीजिए, क्यों नहीं फायदा होगा, है ना। जी जी सर, रस पाचक, रक्त पाचक हमारा तो बहुत ही अच्छा कंटेंट, अभी पेशेंट था लास्ट 3-4 मंथ में, तो उसको हेपेटोमेगली, स्प्लीनोमेगली और क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, और वो आईपीडी में था, एडमिट था हॉस्पिटल में, और बस वो डिप चढ़ा रहे हैं उसको, एंटीबायोटिक दे रहे हैं, पेन किलर दे रहे हैं। लास्ट में बहुत सीवियर कंडीशन में आया है, टेबल पे थोड़ा लेट भी नहीं पा रहा था, सीधा भी नहीं हो पाया, इतना सीवियर पेन उसके एब्डोमेन में। लास्ट में 2-3 दिन पंचकर्म करने के बाद और फिर हमने ये औषधियां चलाई, और उसको रक्त मोक्षण के लिए भी मैंने किया, 2-3 सप्ताह तक प्रयोग, और अभी बिल्कुल ठीक है, और 7-8 किलो उसका वेट भी कम हो गया, और बिल्कुल बहुत अच्छे से रिकवर हो गया। अदरवाइज सर उसको कितना सर्जरी और कहाँ कहाँ जाना पड़ता, तो लोग धैर्य नहीं रखते हैं, इसको अच्छे से समझते नहीं है, इसीलिए फिर शॉर्टकट में फिर वही है। जी। जी सर। सबसे पहले तो अपने आयुर्वेद पे विश्वास रखना बहुत जरूरी है कि आयुर्वेद में हर चीज के इलाज है, लेकिन संस्कृत में जो वर्ड बोले हैं, हमारा जो भी चीजें बताई हैं, वात पित्त कफ दोष धातु मल, उसको देख के फिर मतलब ऐसा चश्मा पहनना है जो ऋषि मुनि चश्मा पहनते थे दुनिया को देखने का, फिर जब करें तो सारे आंसर मिल जाते हैं हमको और हमारे रोगी ठीक हो जाते हैं। जी सर। थैंक यू। आदित्य सर, आप मैंने जो बताया आपको कैसा लगा मेरा चिकित्सा, जो मैंने बताया मैंने ठीक किया है, और जो मेरे गुरु लोगों ने बताया, एक एलोपैथी डॉक्टर के हिसाब से ये क्या है, आपको क्या लगता है। जी सर, नई होप दे सकती है सर, दिशा में, इस दिशा में अगर इस्तेमाल करके देखें तो। जी ठीक है, बहुत बढ़िया। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज। आप लोगों ने कुछ ऐसे पेशेंट देखे हैं जो आप लोग शेयर करना चाहते हैं। सर एक पेशेंट का बता रहे हैं सर, हाँ आईटी फील्ड में एक 28 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट था। हाँ। तो सर उसको यही था, वाइट ब्लड सेल्स कम हो गई थी। तो सर उसको मेन प्रॉब्लम थी, उसको रात को नींद नहीं आती थी सर, लेट राइजर था, नाइट में देर तक जगता था। तो सर उसने ऐसे ट्रीटमेंट भी बहुत लिया, 1 महीना तक उसने ट्रीटमेंट लिया। तो सर उसको जब मेरे पास आया तो रात में ज्यादा जगने से, जागरण करने से सर उसको कॉन्स्टिपेशन हो गया था उसकी वात वृद्धि की वजह से। तो सर मैंने उसको सिंपल एक मेध द्रव्य दी है जिससे उसको नींद अच्छे से आए, मानस मित्र बटिका दिया। और उसको सर कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करने के लिए जो है एरंड तेल पिलाया उसको 3 चम्मच से स्टार्ट करके, और फिर से उसको दीपन पाचन दिया। तो सर इतने से उसको बहुत अच्छा रिलीफ मिला। और रिपोर्ट्स भी उसकी जो है, उसने ये सर मुश्किल से 25-30 दिन करा, फिर से उसकी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल हुई, और रिलीफ भी उसको बहुत मिला सिम्टोमेटिकली। तो सर सिंपल अगर हम दीपन पाचन अनुलोमन पे भी काम करते हैं तो भी सर बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं इसके। जी यस ये सर। सिंपल नहीं है मैम, ये निकालने के लिए ऋषि मुनि लोगों ने कितना मेहनत किया होगा। सोचिए ना, वो लोगों का कॉन्सेप्ट कितना एकदम ऐसे, हमको लगता है दीपन पाचन सिंपल है, सिंपल नहीं है। अभी एलोपैथी के साइंटिस्ट लोग हैं, वो कितना दिन रात मेहनत करते हैं कि बड़ी बड़ी बीमारियों को कैसे ठीक किया जाए, कितना रिसर्च है।
वैसे हमारे ऋषि मुनि लोगों ने भी बहुत रिसर्च किया है हर चीज का। हमें तो सब चीज बने बनाए मिल रहा है, बस उसको समझाने वाला कोई चाहिए कि इस बीमारी का ये इलाज है। ये अगर कोई बता देता है तो हमको इजी जाता है वो सब। यस सर। जी ठीक है, और किसी को कुछ बताना है बताइए। डॉक्टर मोना मैम कुछ बोलना चाहती हैं आप? मोनाली मैम, सरिता मैम कुछ बोलना चाहती हैं? आप बोल सकते हैं इस टॉपिक पे, या किसी और टॉपिक पे भी बोल सकते हैं आप। वीना मैम कुछ बोलना चाहती हैं? बोलिए मैम प्लीज। हाँ सर, ऐसे पेशेंट आते हैं, वायरल फीवर रहता है उनको, तो ज्यादा दिन हो गए तो इसमें गुडुचि सत्व और लीवर पे काम करने वाली दवा दिए तो अच्छा इफेक्ट आता है। जी हाँ, और महासुदर्शन घनवटी भी यूज कर सकते हैं उसमें। जी हाँ बहुत अच्छा बताया मैम आपने। और कोई बोलना चाहते हैं? वीना मैम, सब लोग सुनना चाहते हैं आप लोगों को, सब लोग जानते हैं, पूरे इंडिया में सारे डॉक्टर लोग जानते हैं। कृपया आप बताइए मैम। वीना मैम कुछ बोलिए आप प्लीज अपने श्रीमुख से। आप जब बोलती हैं तो ऐसा लगता है सरस्वती माता बोल रही हैं। वीना मैम कुछ बोलिए प्लीज मैम। नहीं बोल रही है, कुछ काम कर रही है। तनिका मैम कुछ बोलेंगी आप? डॉक्टर अभय सर, आप मॉडर्न के हिसाब से भी बोल सकते हैं, आपने ऐसे पेशेंट ठीक किए हैं तो कुछ बोल सकते हैं आप। डॉक्टर अभय सर नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, तो अभी मैं, कुछ बोलना है क्या किसी को? नहीं बोलना है तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। आप लोग के पास जब भी पेशेंट आए तो आप जरूर बताइएगा प्लीज। ठीक है, तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। अब हम 8:15 पे मिलेंगे। सभी को प्रणाम, थैंक यू, फिर मिलते हैं।